गुड मॉर्निंग। अपने यूट्यूब चैनल आर्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट सीकर में आपका हार्दिक स्वागत है। आपके लिए ज़रूरी सूचना ये थी कि आईसीआर की एग्ज़ाम 7 या 8 सितंबर को होगी। हेलो बच्चों, केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट नंबर 4 के अंदर हमने चर्चा की थी कि साम्यावस्था स्थिरांक की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी बात की थी और हमने बात की थी कि उसके जो फैक्टर्स हैं वो दो फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं उसको चेंज करते हैं, ठीक है। और उसके अंदर हमने फैक्टर की बात की थी। पहला जो फैक्टर था हमारे वो हमने किसकी बात की थी, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट की बात की थी। उसके बाद देखो हमने स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट के अंदर बताया कि कैसे आप उसके गुणांक को कोफिशिएंट को आपको चेंज करके आप कैसे साम्यावस्था स्थिरांक को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। फिर देखो हमारे पास में दूसरा हम जो पढ़ेंगे फैक्टर, वो सेकंड फैक्टर है हमारे पास में टेम्परेचर। किसकी बात करें हैं, टेम्परेचर की बात करें, ठीक है, जिसको हम कहेंगे तापमान, टेम्परेचर, ठीक है। देखो हमने दो फैक्टर बताया था। पहला मैंने बताया था कोफिशिएंट की बात की थी, रस समीकरण मिति गुणांक की बात की थी। दूसरा हमने बात की थी किसकी, टेम्परेचर की बात की थी। और ये बात मैंने ये भी कहा था कि साम्यावस्था स्थिरांक को ना तो कंसंट्रेशन सांद्रता चेंज करती है, ना ही प्रेशर के द्वारा, ना ही आप कैटलिस्ट के द्वारा, और नहीं आप किसी भी कोई अक्रिय पदार्थ इनएक्टिव जो मैटर आपने डाल रहे हो तो उसके द्वारा वो चेंज नहीं होता। अब देखो जो टेम्परेचर के द्वारा हम बात करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर के द्वारा जो साम्यावस्था स्थिरांक है उसको हम देते हैं वॉन-टॉप समीकरण से। किसके द्वारा दिया जाता है, वॉन-टॉप समीकरण के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और वॉन-टॉप समीकरण क्या होती है, K इक्वल, ठीक है, इक्वलेंट कर देता हूँ साम्यावस्था स्थिरांक, ठीक है, A -डेल्टा H अपॉन RT, ये लिखेंगे। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, वॉन-टॉप इक्वेशन कहेंगे, वॉन-टॉप समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, वॉन-टॉप समीकरण कहेंगे, ठीक है। अब देखो इसको यदि हम लॉग के टर्म के अंदर लिखें तो कैसे लिखेंगे, लॉग K इक्वलेंट इक्वल में लॉग ऑफ है, जिसको हम कहते हैं चर घातांकी चर, ठीक है, पद कहेंगे, इक्वल माइनस डेल्टा H अपॉन 2.303 RT, ठीक है, यहाँ तक है। अब देखो जब भी यदि हम किसी दो टेम्परेचर की यदि कंपैरिजन करते हैं तो वो कैसे लिखा जाता है, तो उसको हम लिख सकते हैं log K2 अपॉन K1, ठीक है। ये कैसे आता है इसको हम बात करेंगे किसके अंदर, जो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का जो चैप्टर है वहाँ पे डिस्कस करेंगे इसको डिटेल से, ठीक है। एक बार मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे इसको इफेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है log K2 अपॉन K1, जब हम दो टेम्परेचर के बीच में क्या कर रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या आ जाता है, डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो ये तो कब है, ये साम्यावस्था स्थिरांक तब है जब हम दो तापमान के बीच में क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना करें। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे वॉन-टॉप इक्वेशन कहते हैं। अब देखो यदि हम बात करते हैं, यहाँ पे कंडीशन लिख देता हूँ आपको। देखो यदि डेल्टा H का मतलब क्या है, इसको कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। क्या कहते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन कहेंगे, अभिक्रिया की ऊष्मा कहा जाता है इसको। क्या कहेंगे, अभिक्रिया की ऊष्मा, ठीक है। अब देखो यदि ये टेम्परेचर, फर्स्ट कंडीशन लिख लो सर, यदि सपोज करो डेल्टा H की वैल्यू है 0, क्या है, डेल्टा H की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है वहाँ पे कंडीशन कौन सी है, साम्यावस्था की, कौन से है, साम्यावस्था की कंडीशन है। और साम्यावस्था की कंडीशन का मतलब वहाँ पे टेम्परेचर के द्वारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब मैं बोल दूँ कि वहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा किसके ऊपर है, साम्यावस्था स्थिरांक पर। कब, जब हम डेल्टा H की वैल्यू क्या मान रहे हैं, 0 मान रहे हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी। सेकेंड कंडीशन की हम बात करते हैं कि यदि डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव हो, डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब धनात्मक हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये अभिक्रिया कहलाएगी ऊष्मा शोषी। क्या कहलाएगी, ऊष्मा शोषी कहलाएगी, एंडोथर्मिक कहलाएगी।
अब देखो यहाँ पे यदि डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है तो यदि आपने तापमान को बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो आपको याद रखना जो साम्य अवस्था स्थिरांक है उसका मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ेगा। कब है, जब हमारे पास में डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव वाले का मतलब क्या है, वहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, उष्माशोषी। कौन सी है, उष्माशोषी। हम थर्ड कंडीशन की बात करें, तीसरी कंडीशन, ठीक है। देखो थर्ड कंडीशन में क्या है, यदि हमारे पास में डेल्टा एच की वैल्यू हो नेगेटिव, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, ऋणात्मक हो, ठीक है। अब देखो ऋणात्मक के केस के अंदर हम बात करें, ठीक है, तो यदि आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, यदि आपने तापमान बढ़ाया है, तो जो साम्य अवस्था स्थिरांक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, वहाँ पे कम हो जाती है। क्या होगी, कम होगी। और इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, जब डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसको हम कहेंगे उष्माक्षेपी। क्या कहेंगे, उष्माक्षेपी कहेंगे, एक्जोथर्मिक कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्जोथर्मिक कहेंगे। तो हमने बात की थी किसकी, टेम्परेचर की हमने बात की थी। टेम्परेचर को हमने किसके आधार पे देते हैं, वॉन-टॉप इक्वेशन के आधार पे इसको दिया जाता है। और वॉन-टॉप इक्वेशन में क्या बोलता है कि जब यदि डेल्टा एच की वैल्यू यदि जीरो आ रही है, डेल्टा एच की वैल्यू यदि जीरो आ रही है, इसका मतलब वहाँ से टेम्परेचर से जो साम्य अवस्था स्थिरांक है वो वहाँ पे इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और जब हम बात करते हैं कि हमारे पास में हीट ऑफ रिएक्शन, यदि डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास में पॉजिटिव है, इसका मतलब वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वो रिप्रेजेंट करेगी हमारे पास में एंडोथर्मिक। किसकी, एंडोथर्मिक की। और जब एंडोथर्मिक है, इसका मतलब यदि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वहाँ पे साम्य अवस्था स्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ेगा। और यदि हम बात करें जब डेल्टा एच की वैल्यू आपके पास में नेगेटिव आ रही है, यदि ऋणात्मक है, इसका मतलब वो रिएक्शन वहाँ पे कौन सी है, एक्जोथर्मिक है, उष्माक्षेपी है। और इस आधार पे यदि आपने टेम्परेचर को बढ़ाया है तो वहाँ पे साम्य अवस्था स्थिरांक क्या हो जाता है, घट जाता है। क्या होगा, घटेगा। तो हमने दोनों की बात की थी, दोनों फैक्टर की बात की थी। पहला फैक्टर तो हमारे पास में था रस समीकरण मिति गुणांक, सेकेंड फैक्टर हमारे पास में कौन सा था, टेम्परेचर था। और इसके अंदर जो नोट पॉइंट मैंने लिखा था, कंसंट्रेशन के बारे में बात की थी, प्रेशर के बारे में बात की थी, उसके साथ साथ हमने बात की थी किसकी, कैटलिस्ट की बात की थी, हमने अक्रिय पदार्थ की बात की थी। तो वहाँ पे इसके आधार पे जो साम्य अवस्था स्थिरांक है उस पर कोई चेंज नहीं होता। यदि आपको जो दे रखा है तो उसके आधार पे मतलब वहाँ का वो उतना का उतना ही रहेगा। अब देखो हम जो बात करेंगे आगे, हम बात करें इसकी एप्लीकेशन की, साम्य अवस्था स्थिरांक के एप्लीकेशन की हम बात करते हैं। तो हमारे पास में है, नेक्स्ट है साम्य अवस्था स्थिरांक के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो है हमारे पास में एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कहने का मतलब है साम्य अवस्था स्थिरांक के अनुप्रयोग। कहाँ हम इसको यूटिलाइज करते हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। पहला हम जो एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अभिक्रिया की दिशा का निर्धारण करना, अभिक्रिया की दिशा का निर्धारण करना, डायरेक्शन का निर्धारण करना, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम साम्य अवस्था स्थिरांक के आधार पे हम बताएंगे कि वहाँ पे जो रिएक्शन है वो कहाँ पे फॉरवर्ड जा रही है या फिर ये रिएक्शन कहाँ पे जा रही है, बैकवर्ड जा रही है। तो वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, साम्य अवस्था स्थिरांक का यूज करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं, देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल जो लेके चलते हैं हम उसी को, जैसे ये ए यहाँ पे कैपिटल है, ये इसका कोफिशिएंट हो गया। इसी टाइप से कैपिटल बी, इसका कोफिशिएंट हमारे पास में स्मॉल बी, ठीक है। हमने यहाँ पे लगा दिया फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का साइन, इक्विलिब्रियम का रिवर्सिबल का साइन, ठीक है। फिर ये क्या बनेगा, सी प्लस में डी बनाता है, इसके कोफिशिएंट स्मॉल सी कर दिया और इसका कोफिशिएंट मैंने कर दिया स्मॉल टी, ठीक है। अब देखो हम इसकी बात कर रहे थे,
हम Kc लिख रहे थे कंसंट्रेशन के टर्म के अंदर। कैसे लिखते हैं, तो ये हमने बात की थी कि प्रोडक्ट है उसका कोफिशिएंट क्या गया स्मॉल सी, प्रोडक्ट हमारे पास में कौन है C और D, ठीक है, इसका कोफिशिएंट लगा दिए, ठीक है भाई, यहाँ पे ये D है, ठीक है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे कौन है रिएक्टेंट A, इसकी पावर कौन सी आएगी स्मॉल है। फिर हमारे पास में कौन है B, इसकी पावर हमारे पास में कौन सी आएगी स्मॉल b। तो ये हमने ऐसे क्या लिखा है, इसका लिख दिया हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, किसके टर्म में, कंसंट्रेशन के टर्म के अंदर। अब देखो सपोज करो यदि मैं फर्स्ट बात कर रहा हूँ, कंडीशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, यदि हम बात करें हाई वैल्यू ऑफ Kc, हम किसकी बात करें, यदि Kc का मान उच्च हो, पहली कंडीशन उच्च का मतलब हाई ज़्यादा हो, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन Kc का मान क्या हो, उच्च का मतलब है यदि Kc का मान, ठीक है, Kc का मान किससे ज़्यादा है, यदि 10 की पावर 3 से, किससे ज़्यादा है, 10 की पावर 3 से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वो रिएक्शन कहाँ पे होगी, वो जाएगी फॉरवर्ड दिशा में, कि तरफ जाएगी फॉरवर्ड का मतलब है वो अभिक्रिया जाएगी आगे की दिशा में, उसको हम कहेंगे अग्र अभिक्रिया। क्या कहेंगे, अग्र अभिक्रिया। कब, जब Kc का मान कहाँ से, 10 की पावर 3 से क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, देखो Kc कैसे, यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा था, यहाँ पे ये इसका आपने रिप्रेजेंटेशन लिखा था, इसको हम कैसे लिख रहे हैं, Kc इक्वल में यहाँ पे हमारे पास में क्या था, प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट हमारे पास में बाई, हमने यहाँ पे लिख दिया इसके नीचे रिएक्टेंट, और इसका कोफिशिएंट हमने पावर के अंदर लिखा दिया, ठीक है। इसका मतलब देखो आप Kc है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रोडक्ट के, किसके है, प्रोडक्ट के, यही तो है, देखो प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है कि Kc की वैल्यू ज़्यादा क्यों आ रही है, तो देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है, वो कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, किससे, वो कंसंट्रेशन ज़्यादा है किससे, रिएक्टेंट से, किससे ज़्यादा है, रिएक्टेंट से। देखो जब प्रोडक्ट ज़्यादा है किससे, रिएक्टेंट से, अभिकारक से ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पे Kc की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, हाई आ रही है, क्या आ रही है, हाई आ रही है। लेकिन याद रखना ये कंसंट्रेशन इसकी वजह से चेंज नहीं होगा, किसकी वजह से, सॉरी ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये याद रखना ये कंसंट्रेशन की वजह से चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यदि Kc की वैल्यू ज़्यादा है तो वहाँ पे प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है किससे, रिएक्टेंट से, इसका मतलब है वो रिएक्शन वहाँ पे कौन सी हो रही है, फॉरवर्ड हो रही है, कौन सी हो रही है, फॉरवर्ड होगी, अग्र अभिक्रिया में हो रही है। कहाँ पे है, अग्र अभिक्रिया, ठीक है। कब है, जब Kc का मान 10 की पावर 3 से ज़्यादा है। और ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे प्रोडक्ट उत्पाद की सांद्रता ज़्यादा है किससे, अभिकारक से, और यहाँ पे उत्पाद की सांद्रता अभिकारक से ज़्यादा, तो इसका मतलब वहाँ पे रिएक्शन कौन सी होगी, फॉरवर्ड होगी। ये कंडीशन नंबर फर्स्ट होगी। दूसरी हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट, यदि लो वैल्यू ऑफ Kc की बात करें, लो वैल्यू ऑफ Kc की हम बात करें, Kc, इसका मतलब है यदि अब Kc की जो वैल्यू है वो 10 की पावर -3 से क्या हो, कम हो, क्या हो, 10 की पावर -3 से कम हो। और जब ऐसी कंडीशन आ रही है इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रही है, वो रिएक्शन हो रही है बैकवर्ड, क्या हो रही है, बैकवर्ड का मतलब वो विक्रिया हो रही है प्रतीप विक्रिया, पीछे की तरफ चलेगी, किधर, पीछे की तरफ चलेगी वापस, जिसको हम कहेंगे पश्च विक्रिया। कब है, जब Kc की वैल्यू क्या है, 10 की पावर -3 से क्या है, कम है। तो आप देखो कि हमारे पास में Kc डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किसके था, प्रोडक्ट के। तो पहले कंडीशन में क्या बोला था कि Kc की वैल्यू ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है किससे, रिएक्टेंट से। अब देखो यहाँ पे Kc जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो यहाँ पे रिएक्टेंट की क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। देखो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन मतलब एक दूसरे के दुश्मन है, ठीक है। अब देखो दुश्मन का मतलब यदि रिएक्टेंट बढ़ेगा
इसका मतलब वहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। और जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इसका मतलब Kc की वैल्यू वहाँ पे क्या आएगी, कम आएगी। कम का मतलब है कि 10⁻³ से कम बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये है कि जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो तो है कम, क्या होगी, कम होगी। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है तो यहाँ पे कंसंट्रेशन सांद्रता ज़्यादा किसकी है, अभिकारक की। और जब अभिकारक की सांद्रता ज़्यादा है, इसका मतलब ये अभिक्रिया कौन सी है, प्रतीप अभिक्रिया। कौन सी होगी, प्रतीप अभिक्रिया। तो हमने दो कंडीशन तो बात की थी। पहला हमने बात की थी जब Kc का मान ज़्यादा हो, ठीक है, जैसे 10⁻³ हम 3 से ज़्यादा लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो उत्पाद की सांद्रता है वो अभिकारक की सांद्रता से क्या है, ज़्यादा है। जब उत्पाद की सांद्रता अभिकारक की सांद्रता से ज़्यादा है तो Kc का मान क्या रहा है, वहाँ पे ज़्यादा रहा है, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा वो किसको करता है, वो करेगा हमारे पास में अगर अभिक्रिया को। किसको, अगर अभिक्रिया को। फिर देखो यहाँ पे हम दूसरी कंडीशन में हमने क्या बात की थी कि यदि रिएक्टेंट की सांद्रता अभिकारक की कंसंट्रेशन यदि ज़्यादा है तो वहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, हमारे पास में कम है। देखो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, ठीक है। अब रिएक्टेंट ज़्यादा तो वहाँ पे प्रोडक्ट क्या आ गया हमारे पास में, कम आ गया। और जब प्रोडक्ट कम आएगा इसका मतलब Kc की वैल्यू वहाँ पे क्या आ जाती है, कम आएगी। और Kc की वैल्यू हम यदि 10⁻³ से कम की बात करें तो वहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन कौन सी है, बैकवर्ड है, मतलब पीछे की तरफ आएगी, ठीक है। अब देखो यदि थर्ड कंडीशन की हम बात करें, यदि Kc की वैल्यू 10⁻³ और 10⁻³ के बीच में हो, थर्ड कंडीशन क्या है, यदि Kc की वैल्यू 10⁻³ से लेकर 10⁻³ के बीच में हो तो इस केस के अंदर हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि वहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा डोमिनेंट है या फिर बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन, इसमें हम कहीं पे भी हम नहीं बता पाएंगे कि कौन सी ज़्यादा रिएक्शन डोमिनेंट है, या तो वो फॉरवर्ड डोमिनेंट है या फिर कौन सी है, बैकवर्ड। कब, जब Kc की वैल्यू कहाँ से, 10⁻³ से लेकर 10⁻³ तक। तो ये तीनों कंडीशन होगी। तो पहला डायरेक्शन हमने, पहला एप्लीकेशन क्या पढ़ा कि जो रिएक्शन की जो अभिक्रिया की जो डायरेक्शन है वो किसके आधार पे हम देखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आधार पे। यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻³ से ज़्यादा है इसका मतलब कौन सी फॉरवर्ड है। और यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻³ से कम है इसका मतलब कौन सी है, बैकवर्ड है। और यदि इन दोनों के बीच में है 10⁻³ से लेकर 10⁻³ के बीच में, तो हम यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाते कि वो फॉरवर्ड रिएक्शन है या फिर बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा डोमिनेंट है, कौन है। अब देखो ये तक हमने बात की थी। सेकंड जो हमारा एप्लीकेशन रहेगा वो एप्लीकेशन है अभिक्रिया गुणांक की। किसकी बात करें, अभिक्रिया गुणांक की। रिएक्शन क्वोशिएंट बोलते हैं इसको। सेकंड है हमारे पास में अभिक्रिया गुणांक, रिएक्शन क्वोशिएंट। ठीक है, देखो इसकी चर्चा करते हैं हम। वही है हमारे पास में रिएक्शन है कि जैसे A, ठीक है, ये B, इसका कोफिशिएंट स्मॉल b, फिर यहाँ पे ये दोनों मिलकर ये बनाते हैं C और D। C का कोफिशिएंट हमने यूज़ किया स्मॉल c और D का कोफिशिएंट हमने यूज़ किया स्मॉल d यूज़ किया। मतलब ये हमको रिएक्शन दे रखा, ठीक है। अब देखो इसका हम कैसे लिखते हैं, तो कैसे लिखने का मैंने तरीका बताया था। Kc इक्वल में यहाँ पे C, उसकी पावर कोफिशिएंट हमारे पास में कौन है, स्मॉल c, फिर इसका प्रोडक्ट D के अंदर, D में इसका कोफिशिएंट कौन सा होगा, स्मॉल d। फिर ये हमारे पास में रिएक्टेंट कौन है, A, इसका कोफिशिएंट कौन है, स्मॉल a। फिर देखो हमारे पास रिएक्टेंट B, इसका कोफिशिएंट कौन है, स्मॉल b, ठीक है। तो ये जो तरीका है ये तरीका किसका है, Kc लिखने का, ठीक है, Kc लिखते हैं।
अब देखो जो रिएक्शन क्वोशिएंट होता है ये अभिक्रिया गुणांक की बात करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। तो देखो जैसे आपने Kc लिखा है सेम वैसे हम किसका वैल्यू लिख सकते हैं? Q की वैल्यू लिख सकते हैं, अभिक्रिया गुणांक लिख सकते हैं। तो दोनों का जो रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो तरीका क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। लेकिन मैंने देखो रिप्रेजेंटेशन का तरीका सेम बोला है, ये कोई जरूरी नहीं है उनकी वैल्यू सेम होगी। ठीक है। अब देखो दूसरा हम यदि हम Q की बात करें तो Q को कैसे लिखेंगे? जैसे हमने Kc लिखा है वैसे हम क्या लिखेंगे? रिएक्शन क्वोशिएंट लिखेंगे, अभिक्रिया गुणांक लिखेंगे। कैसे? देखो प्रोडक्ट यहाँ पे कौन है? कैपिटल C एंड कैपिटल D, यही तो है। ठीक है। इसका कोफिशिएंट क्या है? स्मॉल c। इसका कोफिशिएंट है हमारे पास में स्मॉल d। ठीक है। फिर देखो प्रोडक्ट बाय क्या है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में हमारे पास में कौन है? A और B, यही तो है। इस B का कोफिशिएंट है हमारे पास में स्मॉल b और A का कोफिशिएंट है हमारे पास में स्मॉल a। क्या है? स्मॉल a। तो ये तरीका किसका है? ये तरीका है हमारे पास में अभिक्रिया गुणांक लिखने का तरीका है। जैसे हम कैसे लिखते हैं वैसे हम क्या लिखेंगे? Q लिखते हैं। ठीक है। अब देखो इसमें होगा क्या, मतलब दोनों का रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या है? सेम है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, उसकी बात करते हैं। देखो Kc की वैल्यू है ना, ये Kc की वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट रहेगी, फिक्स रहेगी। क्या है? फिक्स रहेगी। यदि आपने कुछ भी चेंज किया है, एक्सेप्ट किसकी बात करूं, जैसे मैं टेम्परेचर वगैरह की उनकी बात अलग करते हैं, अपने जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उनको छोड़ के, तो यहाँ पे यदि आपने इसको कैलकुलेशन किया और यदि कैलकुलेशन करने के बाद में यदि सपोज करो Kc की वैल्यू 25 आ रही, क्या आ रही है? 25 रही। अब ये 25 है तो 25 की 5 ही रहेगी। इसका मतलब है Kc की वैल्यू होती है, वो वैल्यू क्या होती है? फिक्स वैल्यू होगी। क्या होगी? फिक्स वैल्यू होगी। इसका मतलब उसमें चेंज नहीं है। लेकिन हम बात करें किसकी? अभिक्रिया गुणांक की हम बात करें तो ये क्या होती है? कि वेरिएबल वैल्यू। क्या है कि वेरिएबल? वेरिएबल का मतलब है इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है? वहां पे चेंज होगी। क्या होगी? चेंज होगी। तो यदि हम बात करें इन दोनों के बीच की हम बात करें तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये हम लिखते हैं, इसका मतलब कहाँ पे? इक्विलिब्रियम पे। कहाँ पे? साम्य पे लिखेंगे। किस पे? साम्य पे। और जबकि हम अभिक्रिया गुणांक की बात करते हैं तो ये वैल्यू क्या होती है? वेरिएबल होती है। वेरिएबल का मतलब ये वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। क्या होगी? चेंज होगी। तो अब देखो फर्स्ट मैंने क्या बताया, जो हमारे पास में Kc की जो वैल्यू आती है वो वैल्यू क्या होगी? फिक्स होगी। अब यदि हमको कैलकुलेट करना है तो Kc की वैल्यू तो फिक्स होगी। हमको यदि किसी भी रिएक्शन के लिए हम कैलकुलेट करना है, यदि वेरिएबल वैल्यू चेंज करना है, यदि हम उसको कैलकुलेट करना है, किसको? अभिक्रिया गुणांक को, तो हमारे पास में वहाँ पे कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे Q की वैल्यू। कौन सी है? Q की वैल्यू। अब देखो यदि हमारे पास में कैलकुलेट करने के बाद में यदि Q की वैल्यू Kc के इक्वल आती है, क्या आ रही है? इक्वल आ रही है। मतलब हमारे पास में जैसे Kc की वैल्यू दे रखी है 25, सपोज करो दे रखी है 25। ठीक है। अब यदि हमने कैलकुलेट किया है, वो कैलकुलेट किसको किया है? Q को। और ये Q की वैल्यू भी यदि 25 आ रही है, क्या रही है? 25 आ रही है। इसका मतलब है Q और Kc दोनों क्या है? वहाँ पे सेम है। और जब ऐसी कंडीशन आती है इसका मतलब वो कंडीशन वहाँ पे कौन सी कहलाएगी? साम्य अवस्था कहलाएगी। इक्विलिब्रियम कौन सी कहलाएगी? इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा, साम्य अवस्था कहलाएगी। ठीक है। कब है? जब Q और Kc की वैल्यू क्या जाती है? एक दूसरे के इक्वल आ गई। फिर देखो दूसरी कंडीशन हमारे पास में, यदि हमारे पास में Kc की वैल्यू फिक्स है। ठीक है। अब यदि हमने Q की वैल्यू यदि हमने निकाली है और यदि Q की वैल्यू किससे ज़्यादा है? Kc से ज़्यादा आ रही है। Q की वैल्यू Kc से ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब वहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन कौन सी होगी? बैकवर्ड होगी, प्रतिप अभिक्रिया होगी, पश्च अभिक्रिया। क्या होगी? पश्च अभिक्रिया। कब है? जब Q वैल्यू किससे ज़्यादा है? Kc से। ठीक है। यदि हम थर्ड जो बात करेंगे, अब यदि देखो Q की वैल्यू यदि Kc से कम आ रही है, किसकी वैल्यू? Q की वैल्यू यदि Kc से कम आ रही है, इसका मतलब वो रिएक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड होगी, अग्र अभिक्रिया होगी। कौन सी है?
अग्र अभिक्रिया। तो आप तीनों कंडीशन आपको एक बार समझना है, ठीक है। देखो आपने ये क्या एक रिएक्शन लिखी, अभिक्रिया लिखी, जैसे हम कैसी लिखते हैं वैसे हम किसकी लिख सकते हैं, क्यू की वैल्यू लिख सकते हैं। क्यू की वैल्यू का मतलब उसको हम कहेंगे अभिक्रिया गुणांक के नाम से जाना जाता है। तो हम कैसे लिखते हैं, तो प्रोडक्ट बाई हम क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट की पावर में हम उसकी क्या लिखते हैं, कोफिशिएंट लिख देंगे। इसी टाइप से हम रिएक्टेंट की भी पावर में हम क्या लिखेंगे, उसके कोफिशिएंट लेके चलेंगे। तो हम यहाँ पे जो केसी की जो वैल्यू है, वो केसी की वैल्यू हम जैसे कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करने के बाद में वहाँ पे क्या होता है, एक फिक्स वैल्यू आएगी। फिक्स वैल्यू का मतलब आप उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। यदि आपने कैलकुलेट किया, यदि कैलकुलेट करने के बाद में यदि केसी की वैल्यू 25 आ गई, इसका मतलब उसकी क्या है, फिक्स वैल्यू है। क्या है, फिक्स वैल्यू। जब हम बात करें अभिक्रिया गुणांक की, रिएक्शन कोफिशिएंट की हम जब बात करें, तो हम यदि हमारे पास में ये जो वैल्यू है, ये वैल्यूज क्या होती है, एक वेरिएबल होती है, चेंजेस होगी। क्या होगी, चेंजेस। अब देखो चेंज है तो या तो हो सकता है इसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाए, ठीक है, ये तो हमको निकालना पड़ेगा क्वेश्चन के थ्रू। यदि ये दोनों बराबर आ रहा है, इसका मतलब वो कंडीशन वहाँ पे कौन सी है, इक्विलिब्रियम की है। कौन सी है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब वहाँ पे है साम्य अवस्था। क्या होगी, साम्य अवस्था। अब देखो यदि हमने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद में यदि क्यू की वैल्यू किससे, केसी से ज़्यादा रही है, यदि क्यू की वैल्यू केसी से ज़्यादा आ गई, इसका मतलब वो रिएक्शन वहाँ पे कौन सी होगी, बैकवर्ड होगी। क्या होगी, बैकवर्ड होगी। मैं बताऊंगा क्यों होगी, ठीक है, बैकवर्ड। फिर देखो यदि आपने क्यू की वैल्यू कैलकुलेट की, और यदि क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में यदि केसी से कम आ रही है, इसका मतलब वो रिएक्शन वहाँ पे कौन सी होगी, फॉरवर्ड होगी। कौन सी होगी, फॉरवर्ड होगी। जैसे एग्जांपल, यदि हमारे पास केसी की वैल्यू 25 थी, और यदि क्यू की वैल्यू 25 आ गई, इसका मतलब वो कंडीशन कौन सी होगी, इक्विलिब्रियम। अब सपोज करो यदि हमने केसी की वैल्यू तो हमारे पास में 25 है, फिक्स है। अब यदि क्यू की वैल्यू सपोज करो जैसे 30 आ गई, कितनी आ गई, 30 आ गई, इसका मतलब क्यू की वैल्यू ज़्यादा है किससे, केसी से, तो ये रिएक्शन कौन सी साइड में जाएगी, बैकवर्ड साइड में जाएगी। फिर देखो यदि हम बात करें केसी की वैल्यू तो हमारे पास में फिक्स है 25। अब यदि इस क्यू की वैल्यू सपोज करो जैसे 20 आ गई, 20 आ गई, तो अब जो रिएक्शन जाएगी वो रिएक्शन कौन सी साइड में जाएगी, बैकवर्ड साइड में जाएगी। कौन सी साइड में, बैकवर्ड साइड में जाएगी। अब ये होता कैसे, इसकी बात करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। देखो एग्जांपल ये है, ऐसे बना देता हूं, ठीक है। सपोज करो इसकी यहाँ पे इस साइड में है रिएक्टेंट, जिसको कहते हैं हम अभिकारक, जो अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है, पार्टिसिपेट करेगा रिएक्टेंट। और इस साइड में मैं बना देता हूँ प्रोडक्ट, जिसको हम कहेंगे उत्पाद, ठीक है। अब देखो ये इनके दोनों की बीच वाली जो कंडीशन यहाँ पे सपोज करो मैं लिख देता हूँ केसी। क्या लिख रहा हूँ, केसी, जिसको हम कहेंगे साम्य अवस्था स्थिरांक कहेंगे। और ये कंडीशन कौन सी है, ये कंडीशन है हमारे पास में इक्विलिब्रियम की साम्य अवस्था की कंडीशन, ठीक है। यही बात की थी, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे हम क्या ले आते हैं हमारे पास में, केसी आ गया, ठीक है। अब देखो कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या बताया था मैंने, ये इस टाइप से रिप्रेजेंटेशन किया हमने। सपोज करो यदि हमने पहले क्या बोला था, मैंने पहले बोला था कि क्यू की वैल्यू बराबर किसके है, केसी के, ठीक है, यही तो बात है, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर लें, सपोज करो जो केसी की वैल्यू है, यहीं पे हमारे पास में कौन सी वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू। अब देखो जैसे क्यू की वैल्यू यदि इसके बराबर आ रही है, तो आपको देखो मैंने पहले भी बताया था जब हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था किसके, इक्विलिब्रियम पे। और इक्विलिब्रियम पे ने रिप्रेजेंटेशन जब किया था तो उस टाइम मैंने बोला था कि इक्विलिब्रियम पे जो गिब्स एनर्जी का मान होता है, वो मान वहाँ पे क्या आता है, न्यूनतम आएगा। क्या आएगा, न्यूनतम आता है, मिनिमम आता है। और जब न्यूनतम आता है, मिनिमम है, इसका मतलब वो वहाँ पे क्या है, स्टेबल है, स्थायी है। क्या होगा, स्थायी है, ठीक है।
अब देखो हमने पहली जो कंडीशन की बात की, क्यू का मान किसके बराबर है, के सी के बराबर है, इसका मतलब ये कंडीशन कौन सी है, इक्विलिब्रियम है। क्या है, इक्विलिब्रियम है। और जब इक्विलिब्रियम है इसका मतलब इस कंडीशन के अंदर डेल्टा जी का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, गिब्स ऊर्जा में डिफरेंस कहेंगे। फिर यहाँ पे यदि जी की बात की तो जी का मान क्या है, यहाँ पे मिनिमम है, कहाँ पे, इक्विलिब्रियम पे। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन क्या कहलाएगी, इक्विलिब्रियम कहलाएगी, जहाँ पे यदि हम गिब्स ऊर्जा की बात करें वो मिनिमम रहेगा, और यदि हम गिब्स एनर्जी के अंदर डिफरेंस की बात करें तो वो वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। इसका मतलब ये कंडीशन कौन सी होगी, उसकी स्टेबल होगी, स्थायी होगी। अब देखो दूसरी कंडीशन हम बात कर रहे थे कि हमने बोला था कि यदि Q की वैल्यू किससे ज़्यादा है, Kc से, किससे ज़्यादा है, Kc से। सपोज करो ये था हमारे पास में Kc। अब देखो ये तो है हमारे पास में Kc जैसे 25 था, कितना 25 हम लेके चले थे। अब यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे आ रहा है Q, क्या आ रहा है, Q। अब देखो ये Q की वैल्यू सपोज करो जैसे हमारे पास में आ रही थी 30 आ रही थी, क्या आ रही थी, 30। तो मैंने क्या बोला था, Q की वैल्यू ज़्यादा किससे है, Kc से। देख लो आप, ये यहाँ पे 30 और यहाँ पे कितना है, 25, ठीक है। तो देखो ये जो Q है ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा ताकि स्टेबल हो जाए, क्या वो स्टेबल हो। और स्टेबल कौन सी कंडीशन पे है, इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे गिब्स एनर्जी का मान क्या है, मिनिमम है। और ये किधर की तरफ आएगा, ये चाहेगा इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में से। इसका मतलब ये रिएक्शन किधर की तरफ आ रही है, पीछे की तरफ। किधर है, पीछे की तरफ आ रही है। क्यों, क्योंकि जब कंडीशन हमारे पास में क्या थी कि यदि अभिक्रिया गुणांक का मान हमारे पास में साम्य अवस्था स्थिरांक से क्या आ रहा था, ज्यादा आ रहा था। तो ये क्या चाहेगी, ये अभिक्रिया ऐसी चाहेगी ताकि उसको क्या मिल जाए, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन मिल जाए। और इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर जो गिब्स एनर्जी का मान होता है वो क्या होता है, न्यूनतम होगा। और जब न्यूनतम है इसका मतलब वहां पे क्या है, स्टेबल हो जाए। जब इसका मान ज्यादा था, किसका मान, यदि Q का मान ज्यादा आ रहा है तो ये क्या करेगा, ये कम होना चाहेगा। और जब कम होना चाहेगा तो इसका मतलब ये किधर की तरफ आ रही है, पीछे की तरफ। किधर आ रही है, पीछे की तरफ। तो ये जब हमारे पास में Q की वैल्यू यदि ज्यादा है, किससे, Kc से, इसका मतलब वो रिएक्शन कौन सी है, बैकवर्ड रिएक्शन है। अब देखो इसका थर्ड रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हम, ठीक है। थर्ड हमारे पास में क्या है, वो ये था कि सपोज करो यदि Q की वैल्यू हमारे पास में आ रही Kc से कम, क्या आ रही है, Kc से कम आ रही, तो हमारे पास में ये सपोज करो Kc की वैल्यू तो कितनी है, जैसे 25 है, कितनी है, 25। अब देखो यहाँ पे जो Q की वैल्यू सपोज करो हमारे पास में कितनी आ रही है, 20 आ रही है, 20 आ रही है, ठीक है। तो अब देखो ये क्या करेगा, ये साम्य अवस्था पे जाना चाहेगा। और साम्य अवस्था पे कब जाएगा, जब Q किधर की तरफ जाए, आगे की तरफ जाए। किधर, आगे की तरफ, मतलब रिएक्शन किधर की तरफ जाए, आगे की तरफ जाए। और जब आगे की तरफ जाएगी इसका मतलब इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम पे जो एनर्जी है वो एनर्जी वहां पे क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाए। क्या होगी, मिनिमम। तो ऐसे केस के अंदर देखो Q की वैल्यू तो है कम 20 यहाँ पे, और Kc की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 25 है। तो ज्यादा मान किसका हो गया, Kc का ज्यादा, अगर कम किसका है, Q का। और ऐसी कंडीशन के अंदर वहां पे कौन सी है, फॉरवर्ड रिएक्शन। कौन सी है, फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो मैंने आपको तीनों पॉइंट डिस्कस किए। यदि Q का मान Kc के बराबर आ जाए तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम है। और इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, गिब्स एनर्जी का मान क्या होगा, मिनिमम होगा। और जब मिनिमम है इसका मतलब रिएक्शन वहां पे क्या है, स्टेबल है। अब यदि Q की वैल्यू हमारे पास में ज्यादा आ रही थी तो क्या चाहेगा, इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगा। और इक्विलिब्रियम तरफ का मतलब है वहां पे केस जो रिएक्शन है वो रिएक्शन कौन सी है, बैकवर्ड होगी। क्या होगी, बैकवर्ड। बैकवर्ड का मतलब है प्रतिप अभिक्रिया होगी, पीछे की तरफ चलेगी, ठीक है। फिर देखो हमारे पास में तीसरी कंडीशन क्या थी, यदि Q का मान हमारे पास में Kc से कम आ रहा है तो ये क्या जाएगा, Q किधर की तरफ जाना चाहेगा, इस Kc की तरफ जाना चाहेगा। और इसका मतलब ये कंडीशन यहाँ पे रिएक्शन कौन सी होगी, फॉरवर्ड वाली होगी। कौन सी होगी, फॉरवर्ड वाली। तो आप एक से ऐसी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, या फिर इसको मैं एक रिप्रेजेंटेशन और बता सकता हूँ। जैसे ठीक है, ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज करो ये है Kc, ठीक है, ये है हमारे पास में Q। फिर इसको ऐसे भी, इसके अंदर देखो Kc और Q दोनों इक्वल है। फिर यहाँ पे देखो
ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे कैसी, और यहाँ पे लिख दिया मैंने क्यू लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसमें ज़्यादा कौन है, कैसी ज़्यादा किससे, क्यू से। इसका मतलब ये रिएक्शन किधर जाएगी, ये यहाँ पे मतलब कंडीशन कौन सी होगी, इक्विलिब्रियम की। और इक्विलिब्रियम पे क्या है, क्यू बराबर में किसके है, कैसी की, साम्य अवस्था की। अब देखो यहाँ पे कैसी ज़्यादा है, क्यू हमको जाना तो ये किधर जाएगी, फॉरवर्ड में, किधर, फॉरवर्ड की तरफ, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ फॉरवर्ड। अगर अभिक्रिया जब क्यू का मान क्या है, कैसी से कम है। अब इस पे देखो यहाँ पे क्यू का मान क्या है, ज़्यादा है, किससे, कैसी से। तो ये किधर की तरफ आएगी, इधर पीछे की तरफ। तो ये कौन सी कहलाएगी, बैकवर्ड कहलाएगी। कैसी कहलाएगी, बैकवर्ड। तो ऐसे हमने दो एप्लीकेशन की बात की थी। पहला हमने बात की थी कि अभिक्रिया की डायरेक्शन डिसाइड करना, दूसरे हमने बात की थी अभिक्रिया गुणांक की बात की थी। हम जो थर्ड पॉइंट की बात कर ले, थर्ड और फोर्थ की बात कर ले, छोटे छोटे पॉइंट है उनको और देख लेते हैं। थर्ड जो एप्लीकेशन है, ठीक है, वो है उत्पाद तथा अभिकारकों के स्थायित्व का निर्धारण ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, उत्पाद एंड अभिकारकों का स्थायित्व का निर्धारण करना। तो आपको देखो जब प्रोडक्ट की हम बात करें तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, उत्पाद की हम स्थायित्व की बात करें, स्टेबिलिटी की हम बात करें, तो यहाँ पे क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, केसी के। किसके है, केसी के। इसका मतलब यदि उत्पाद की कंडीशन के अंदर यदि केसी का मान ज़्यादा है तो वहाँ पे प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी क्या होगी, वहाँ पे ज़्यादा होगी, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो, जैसे हमने बात की थी ए ये बना रहा है जैसे बी, फिर यदि सी ये बना रहा है डी। यदि आपको यहाँ पे जैसे K1 की वैल्यू दे रखी है आपको 100, यहाँ पे आपको देखो K2 की वैल्यू जैसी दे दी आपको 200। अब आपको पूछेगा कि इनमें से ज़्यादा उत्पाद कौन सा स्टेबल है, तो आप देखो यहाँ पे K2 की वैल्यू कितनी है, 200, और यहाँ पे कितनी है, 100। तो K2 की वैल्यू यहाँ पे 200, इसका मतलब ज़्यादा कौन स्टेबल है, डी। कौन होगा, डी होगा। अब देखो हमने बात किसकी की थी, ये प्रोडक्ट के केस में बात की थी। हम बात कर ले किसकी, रिएक्टेंट के केस में। रिएक्टेंट में क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। जितना ज़्यादा साम्यावस्था स्थिरांक होगा उस रिएक्टेंट का जो स्टेबिलिटी है, स्थायित्व है, उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो हमारे पास में रिएक्टेंट के अंदर स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट अभिकारक का स्थायित्व है, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, साम्यावस्था स्थिरांक के। जितना ज़्यादा साम्यावस्था स्थिरांक होगा इसका मतलब उस अभिकारक की स्थायित्व उतना ही कम होगा, और जितना कम साम्यावस्था स्थिरांक है इसका मतलब उस अभिकारक का स्थायित्व उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे हमने बात की थी ए ये बना रहा है बी, इसी टाइप से सी बना रहा है डी। इसके अंदर मैंने K1 लिखा था जैसे 100, यहाँ पे K2 जैसे लिखा था मैंने 200 लिखा। अब देखो प्रोडक्ट के केस में ज़्यादा स्टेबल पूछा जाए तो कौन है, डी। और यदि आपको पूछा जाए कि इन दोनों में से रिएक्टेंट में ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो बताओ वैल्यू कम कौन सी है, यही तो है। जो वैल्यू कम होगी इसका मतलब रिएक्टेंट के केस के अंदर स्टेबल है वही ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, ए ज़्यादा स्टेबल है, किससे, सी से, ठीक है। ये हमने थर्ड की बात की थी। इसी टाइप से हमारे बात में बात कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट हम बात कर रहे हैं अभिक्रिया को साम्य अवस्था में स्थापित होने में लगा समय, ठीक है। फोर्थ हमारे पास में है साम्य स्थापित होने में लगा समय, ठीक है। और यदि हम बात करें टाइम की तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, साम्यावस्था स्थिरांक के। किसके है, साम्यावस्था स्थिरांक के। इसका मतलब क्या है कि यदि साम्यावस्था स्थिरांक का मान जितना ज़्यादा होगा उस रिएक्शन को साम्य पे आने के लिए टाइम उतना ही कम लगेगा। क्यों, क्योंकि वो रिएक्शन वहाँ पे क्या होगी, फास्ट होगी। तो यदि के की अभिक्रिया
यदि हम बात करें अभिक्रिया के लिए के का मान जितना ज़्यादा है, इसका मतलब उस अभिक्रिया को साम्य पे आने के लिए टाइम का मान भी उतना ही कम लगेगा। और यदि के का मान जितना कम है, इसका मतलब वो रिएक्शन को साम्य पर आने के लिए टाइम उतना ही ज़्यादा लगेगा। मतलब ये जो रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन यहाँ पे क्या होगी, स्लो होगी। और यदि हम इसकी बात करें तो ये रिएक्शन यहाँ पे क्या होगी, फास्ट होगी। क्या होगी, फास्ट होगी। तो अब तक की जो आज की वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे हम बात करते हैं टेम्परेचर के द्वारा साम्यावस्था स्थिरांक को हम चेंज कर सकते हैं। फिर उसके साम्यावस्था स्थिरांक के अंदर जो एप्लीकेशन की बात की थी, हम रिएक्शन का जो हम डायरेक्शन की बात करते हैं, वो डायरेक्शन हम कैसे डिसाइड करते हैं। फिर हमने बात करती है किसकी, अभिक्रिया गुणांक की हमने बात की थी, कैसे अभिक्रिया गुणांक निकालते हैं। अभिक्रिया गुणांक और जो साम्यावस्था स्थिरांक का जो रिप्रेजेंटेशन है, प्रदर्शन करने का जो तरीका है, वो तरीका सेम है। लेकिन याद रखना, जो साम्यावस्था स्थिरांक होता ना, वो क्या होता है, एक फिक्स वैल्यू होगी, जबकि जो वेरिएबल वैल्यू कौन सी आती है, वो अभिक्रिया गुणांक आती है। फिर हम जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, हमने आज की वीडियो के अंदर जो बात की थी वो केसी की बात की थी। नेक्स्ट जो वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, केपी की बात करेंगे।